हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहले प्रश्न है कि किस राज्य ने कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की है। अब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कोरोना वायरस यानी कि कोविड से प्रभावित योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा करी है? तो अब ये राज्य बना है ओडिशा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहां से सही रहेगा। अब ऐसा ओडिशा राज्य बना है जिसने की कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा करी है। तो इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि कोविड योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा जो है वो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा करी गई है। ये कहां पर स्थापित होगा? तो ये भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद इसका निर्माण कार्य कौन करेगा? तो इसका निर्माण कार्य जो है वो ओडिशा स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो कि हमने कोविड योद्धा स्मारक के बारे में पढ़ी है। लेकिन देखिएगा, क्योंकि ये ओडिशा राज्य में स्थापित किया जा रहा है तो ओडिशा के बारे में हम थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं ओडिशा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। ओडिशा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये भी भुवनेश्वर है। ओडिशा में जिले कितने हैं? तो ओडिशा में कुल 30 जिले हैं। ओडिशा की अगर हम बात करें राजभाषा की तो ओडिशा की राजभाषा है ओडिया। ओडिशा राज्य का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान में मुख्यमंत्री बता चुका हूं नवीन पटनायक, और राज्यपाल जो हैं वे है गणेशी लाल। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने यहां से पढ़ ली है। लेकिन अगर आप सभी एक दो चीजें और पढ़ना चाहें तो इसमें विधानसभा की 147 सीटें हैं, राज्यसभा की ओडिशा से 10 सीटें हैं और लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं यहां से। तो ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी है। उसके पश्चात दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जलाभिषेकम अभियान जो है इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो अब जो ये जलाभिषेकम अभियान है इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश अर्थात ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश में अब जलाभिषेकम नामक अभियान जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं पूरी जानकारी कि ये क्या है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। इसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण इसमें किया जाएगा। और अगर हम बात करें इसका उद्घाटन किसने किया है तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भाजपा पार्टी के शिवराज सिंह चौहान, जो कि फोटो में आपको दिखाई भी दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं इसका लक्ष्य क्या है। तो जलाभिषेकम अभियान जो है इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक खेत के लिए पानी मुहैया कराया जाए और साथ में हर एक व्यक्ति के हाथ में काम होना चाहिए। तो ये इसी उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। अब देखिएगा, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो मध्य प्रदेश राज्य के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 52। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजभाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, सिंधी और बुंदेली, ये 3 राजभाषाएं हैं। इसके बाद बात करते हैं कि राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री के बारे में मैं बता चुका हूं शिवराज सिंह चौहान। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आता है कि बाबर क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? तो बाबर क्रूज जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण जो है ये किस देश के द्वारा किया गया? ये किया गया है अब पाकिस्तान देश के द्वारा। पाकिस्तान देश ने अब बाबर क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जैसा कि फोटो में दिखाया गया है, ऑप्शन में दिखाया गया कि जो 4 ऑप्शन है चारों के चारों देश जो है वो मुख्य रूप से मुस्लिम जातियों से, या मुस्लिम ऐसा कहिएगा कि मुस्लिम प्रधान देश है। उसके बाद बात करते हैं इस प्रश्न की कुछ और जानकारियों की। जैसे कि पाकिस्तान ने इससे पहले जनवरी 2021 में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। उसका नाम क्या है? शाहीन 3। और फरवरी में एक और परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण लॉन्च किया था जिसका नाम है गजनवी। तो ये पुरानी जनवरी फरवरी में 2 मिसाइलों का लॉन्च किया, उनके बारे में बताया। अब एक और मिसाइल बता दी है जो कि इसमें
लॉन्च करी गई है, बाबर नाम है इसका। अब बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा सफल परीक्षण किया गया है, तो पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। जैसे पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। पाकिस्तान की राष्ट्रीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू। और जो आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजभाषा है उर्दू और आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अंग्रेजी। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ था? तो पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी और इस्लामिक गणराज्य बना था 23 मार्च 1956 को। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी पाकिस्तान से संबंधित हमने पढ़ ली है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, इस मिसाइल के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। तो मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं कि इस मिसाइल को AI मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। यह मिसाइल 450 किलोमीटर दूर तक उच्च परिशुद्धता के साथ जमीन और समुद्र लक्ष्यों को मारने में सक्षम है। तो ये जानकारी पूरी तरह से इस मिसाइल के बारे में मैंने आपको दी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने किसके साथ में समझौता किया है? ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है? तो अब इस चालान के लिए, ई चालान यानी कि इलेक्ट्रिक चालान के लिए जो समझौता किया गया है वो किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ अब मेघालय पुलिस ने समझौता किया है। इसके द्वारा क्या होगा कि ये जो है ये ई चालान ये शिलोंग यातायात पुलिस के अधिकार क्षेत्र के अंदर में आता है। उसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति हैं उन पर जुर्माना लगाना और उनका चालान काटना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आप लोगों के सामने आई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, इससे पहले क्योंकि ये देखिएगा SBI के द्वारा लॉन्च किए, इस SBI ने के साथ समझौता किया, तो SBI के बारे में भी थोड़ी बातें पढ़नी चाहिए। जैसे SBI की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI की स्थापना 2 जून 1806 में करी गई थी, लेकिन उस समय इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक नहीं था बल्कि बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में 2 जून 1806 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र में है। और एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसके चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा जो है वे SBI के वर्तमान में चेयरमैन है। तो ये जानकारी हमने यहां से मिली। उसके बाद अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA के महानिदेशक की घोषणा हुई है। तो अब इसके महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके जो महानिदेशक बने हैं वो है अजय माथुर, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहां से आप लोगों का सही रहेगा। इसके बारे में पूरी जानकारी जैसे कि अजय माथुर को ISA का महानिदेशक बनाने की घोषणा करी गई। वे वर्तमान में अगर हम बात करें तो वे ऊर्जा और अनुसंधान संस्थान के प्रमुख हैं। वे जलवायु परिवर्तन और ये प्रबंधन परिषद जो है इसके सदस्य, प्रधानमंत्री गलती से हुआ है, ये प्रबंधन है, इस परिषद के सदस्य भी हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो ISA है वो भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित किया गया है। तो ISA जो है भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित किया गया है। तो ISA के बारे में पढ़ते हैं कि ISA क्या है। देखिएगा, ISA जो है इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। वर्तमान में 121 इसमें UN के मेंबर्स हैं और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। एक बात और ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में अभी तक इसके जो जनरल है वो है उपेंद्र त्रिपाठी। इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं आप लोगों के सामने इस प्रश्न से लेके आया हूं। जैसा कि 5 प्रश्न के पश्चात हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न है कि निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोलने की जो घोषणा है वो किसके द्वारा की गई है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से जो भी आपको सटीक लगे, जो भी आपको सही लगता है उसका आपने जवाब देना है। जिसके पश्चात हम बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस देश ने 12 फरवरी को चंद्र नव वर्ष के रूप में मनाया है। तो देखिएगा, ये चीन के द्वारा मनाया गया है। और जो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी के लिए
जो भी 5 विजेता थे जनवरी 2021 की बुक के, उन 5 विजेताओं के नाम नीचे लिखे हुए हैं। उसके साथ साथ में ये बात ध्यान रखिएगा कि उनके जो भी आपको बुक मिलती है, जैसे आप अपने फोटो को भेजिएगा, जैसा कि मैंने एक फोटो भेजी है, उस फोटो के साथ में अपनी फोटो भी रखें, बुक के साथ में अपनी फोटो रखें, ताकि मैं अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की फोटो भी दिखाऊं। उसके पश्चात बात करते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि संयुक्त राष्ट्र में अगले महासचिव के लिए उम्मीदवार कौन बनी है। संयुक्त राष्ट्र में अगले महासचिव पद के लिए उम्मीदवार कौन बनी है। तो अब देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आकांक्षा अरोड़ा, जो कि भारतीय मूल की हैं, वे संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव पद के लिए उम्मीदवार बनी है। तो ये प्रश्न यहां से पढ़ा। अब बात करते हैं कि जो आकांक्षा अरोड़ा है वो भारतीय मूल की है। यहां से बात यह है कि अभी तक तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होगा, यानी कि इस साल के अंत में समाप्त होगा। लेकिन इसके उम्मीदवारी की घोषणाएं अभी से शुरू हो जाएगी, ताकि तभी आगे चल के वोटिंग होगी और उनकी हार जीत का फैसला होता है। इनके आकांक्षा की बात करें तो वे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ऑडिट समन्वयक के रूप में कार्य कर रही है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। उसके पश्चात बात करते हैं 7वें प्रश्न की कि 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए कौन सी भारतीय फिल्म चयनित हुई है। तो इसके लिए देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि कौन सी फिल्म जो है वो 93वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए चयनित हुई है। यहां से आपका सही रहेगा बिट्टू, यानी कि ऑप्शन बी, बिट्टू फिल्म जो है वो भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए चयनित होने वाली फिल्म है। ये फिल्म जो है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म्स की श्रेणी के तहत सूचीबद्ध करी गई है। और इसके निर्माता कौन है? श्रेया। इसके निर्देशक कौन है? करिश्मा दवे दुबे। ये जानकारियां थी। यहां से देखिएगा लिखा भी है कि फिल्म बाय करिश्मा दवे दुबे। तो ये इसकी निर्देशक है और निर्माता है श्रेया। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है पुनगोरु वेंकट संजय कुमार, यानी कि ऑप्शन सी, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं पुनगोरु वेंकट संजय कुमार। और अगर हम बात करें तो उनकी नियुक्ति किनके स्थान पर करी गई है, तो पुष्पा वीरेंद्र गणेदीवाला के स्थान पर उनकी नियुक्ति जो है वो करी गई है, जो कि ऑप्शन बी पर लिखा है। उसके बाद बात करते हैं कि वे वर्तमान में न्यायमूर्ति पुनगोरु वेंकट संजय कुमार कहां पर न्यायाधीश थे। तो वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। उनके साथ जो पुष्पा वीरेंद्र गणेदीवाला है उनको मुंबई हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। तो ये जानकारियां हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि स्वावलंबन सशक्त नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो स्वावलंबन सशक्त नामक अभियान जो है ये सिडबी के द्वारा शुरू किया गया। सिडबी, इसके बारे में पूरी जानकारियां पढ़ते हैं। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। जैसा कि फोटो में भी दिखाया गया, सिडबी के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो सिडबी इसने भारतीय महिला उद्यमी परिसंघ के साथ मिलकर के इसको शुरू किया है। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कम से कम एक एससी या एसटी कर्जदार को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये हमने पढ़ा है 9वां प्रश्न। इसके बाद आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 10वां प्रश्न कि एगोन लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वे कौन बने हैं। तो अब बने हैं, यहां से देखिएगा, सतीश्वर बालाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वे एगोन लाइफ के एमडी और सीईओ बने हैं। उसके बाद बात करते हैं उनके बारे में कि वे जुलाई 2019 में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। और ये एगोन लाइफ इंश्योरेंस है, ये भारत की पहली डिजिटल और एकमात्र जीवन बीमा कंपनी है। और बात करते हैं कि मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसकी स्थापना 2008 में करी गई थी। तो ये पूरी जानकारी हमने आज की वीडियो से मैंने आपको दी है। अब देखिएगा ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने कोई भी करंट अफेयर, हिंदी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान कोई भी वीडियोस देखनी है तो अब आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स की सीरीज पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से नोट्स मिलते रहें। और भी पीडीएफ और नोट्स के लिए आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ज्ञानकोश फेसबुक पेज को जोड़ें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।